ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल। आज जिस वेबिनार को हम लोगों ने रखा है, इसका जो मेन पर्पस है कि वैक्सीनेशन पे बहुत सारा हम लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कोरोना के लिए। और इसी के मुतालिक हम लोग को आज डॉक्टर सैयद रज़ा साहब, जो एमडी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं अवली हॉस्पिटल बहरैन में, वो हम लोगों को गाइडलाइन देंगे, हम लोगों को बताएंगे कि इस वैक्सीन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं अब डॉक्टर साहब से बोलूँगा कि आप अपना वेबिनार को कंटिन्यू करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें इस चीज़ के बारे में कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फजल अहमद साहब। और सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करता हूं और सबका वेलकम करता हूं इस वेबिनार में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट वेबिनार होगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चलूं कि मैं जो एक्सक्यूज मी कि अमूमन मैं जो लेक्चर्स देता हूं या मेरी जो कोई भी स्पीच होती है वो ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही बोलता हूं। तो मेरे लिए ये पहला मौका है या पहला अवसर कह लें कि मैं इसे उर्दू या हिंदी में कह रहा हूँ। और उसकी वजह तो ये है कि मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं वो सब उर्दू और हिंदी समझते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि आदमी अपनी ज़बान तभी बोलता है जब वो कोई बात दिल से कर रहा हो या वो तकलीफ में हो। तो जब आदमी तकलीफ में होता है, अपने दिल की बात करता है, तो अपनी ही मादरी ज़ुबान बोलता है, अपनी मदर टंग बोलता है। या फिर वो ऊपर वाले से कुछ मांगे तो अपनी मादरी ज़ुबान में ही मांगता है। और फिर या तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो। तो इस वक्त हमारे सामने जो सिचुएशन है वो तीनों ही हैं। पहला तो ये है कि इस वक्त मैं अपने दिल की बात करने जा रहा हूँ, और इसलिए दिल की बात करने जा रहा हूँ कि ये मालूम है कि हम लोग सब कितनी तकलीफ में हैं इस वक्त। इस वक्त सिचुएशन ये है, मंजर ये है कि कोई भी शायद ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ कोरोना नहीं फैला है। एक वक्त था, लोग, मुझे सुनने में आता था, लोग मजाक मजाक में कहते थे कि कहाँ है कोरोना, कहाँ है कोरोना, क्या होता है कोरोना। लेकिन इस वक्त सबको समझ में आ गया है कि कोरोना हर कोने कोने में है। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ कोरोना इस वक्त नहीं है। तो मेरा मकसद ये नहीं है आज कि मैं कोई तकरीर करूं या लेक्चर दूं। मेरा मकसद बस यही है कि आपको थोड़ा सा अवेयर करूं कि कोरोना है, और कोरोना कोई मजाक नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना को झेला है उनसे आप जाके पूछें कि कोरोना क्या होता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना क्या है। कोरोना अब सभी लोगों को पता है कि कोरोना क्या है, और कोरोना मजाक नहीं है। कोरोना एक हकीकत बन गया है, और बहुत ही दर्दनाक हकीकत बन गया है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि आदमी अपनी मादरी ज़बान या मदर टंग तब बोलता है जब वो किसी से मांगता हो, ऊपर वाले से कुछ मांगना हो। हम रब से मांगते हैं तो अपनी ही ज़बान में बात करते हैं। तो इस वक्त हम सबको मिलके रब से ही मांगना है कि ये जो जो पैंडेमिक है, महामारी है, इससे जल्द से जल्द निजात मिले और हमारी ज़िंदगी जो नॉर्मल पटरी पे चलनी चाहिए वो वापस लौट के आए। और जो तीसरी बात हमने कही कि जो ऊपर जो आदमी अपनी ज़ुबान में बोलता है वो डरा हुआ होता है, तो हम सब डरे हुए हैं। वाकई इस वक्त हम सब डरे हुए हैं, और बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं कि किस
घर में ये कोरोना दस्तक दे दे, किस तरह से ये दस्तक दे और उसके बाद अंजाम क्या हो, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूरी है कि कोरोना है, कोरोना कोई मजाक नहीं है। तो इस बात को मैं जानता हूं कि आप लोग ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दूसरी चीज़, आप देख रहे हैं इस वक्त के ये पैंडमिक ये कितनी बुरी तरह से फैल चुका है, खास करके इंडिया में। और जो हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। बूढ़े, यंग अडल्ट जिसे हम कहते हैं, जो 20-30 साल के, 40 साल के हों, बच्चे, किसी को कोरोना ये नहीं छोड़ रहा है इस वक्त। सब उसके चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारी मौतें हो रही हैं। आपको मेरे ख्याल से ये आंकड़े ज़्यादा बेहतर पता होंगे, ये मुझे बताने या दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इंडिया में हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, आप लोगों के बीच में हैं। मेरे ख्याल से आप इस बारे में मुझसे बेहतर जानते हो, कहीं बेहतर जानते होंगे कि ये फिगर्स क्या है, ये आंकड़े क्या हैं और किस तरह से कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, कब्र के लिए जगह नहीं है, लाशें कतारें में लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही तकलीफदेह मंजर है इस वक्त, बहुत ही तकलीफदेह मंजर है। तो ऐसे वक्त में जो हमारे पास, जो हम कहते हैं, बहुत टाइम से ये सुनते आए हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। लेकिन मेरा कहना है ये कि आपको लड़ने के लिए आपके पास कोई हथियार होना चाहिए, कोई औजार होना चाहिए। तो हथियार या औजार इस वक्त जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास इम्यूनिटी है, इसलिए बहुत से लोग नहीं डरते कोरोना से। कहते हैं कि मैं तो इम्यून हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, मैं ये विटामिन ले रहा हूँ, मैं ये दवाएं ले रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को नहीं पता कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। मुझे अपनी इम्यूनिटी का कोई पता नहीं है। काश ऐसा होता कि हम अपनी इम्यूनिटी चेक कर पाते। जैसे टेम्परेचर नापते हैं तो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, उससे पता लग जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर की मशीन इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बता दे कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर है जो इस कोरोना से लड़ सके, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास कि हम अपनी इम्यूनिटी को चेक कर पाएँ। तो इसलिए यही कहना है कि आप लोग, कुछ लोग जो इस गलतफ़हमी में हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कोरोना नहीं होगा या कोरोना हमें नहीं हरा सकता, मैं कोरोना को हरा दूँगा। तो मेरे ख़्याल से ये अभी समझने की बात है कि कोरोना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ख़ास करके इंडिया में कुछ लोगों ने सुना होगा कि न्यू न्यू वेरिएंट जो आया है अब इंडिया का, इसे डबल म्यूटेशन कहते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट ने ये पाया है कि ये कोरोना जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक था और लोग समझ रहे थे कि कोरोना अब ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त मैं बता दूं कि ये कोरोना अब बहुत ख़तरनाक हो चुका है। ये एक चीज़ कहते हैं डबल म्यूटेशन। तो कोरोना ने अपनी शक्ल बदल ली है। तो डबल म्यूटेशन का मतलब है कि कोरोना अपनी शक्ल बदल लेता है, अपनी जो उसकी जीन होती है, वो थोड़ी-सी बदल लेता है और वो कभी जीन बदलता है तो कभी वो कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उसमें वो ताकत होती है कि अच्छे-अच्छे आदमी को वो पछाड़ दे। और इससे जो देखा गया है कि इससे इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से फैलती है और बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये डबल म्यूटेशन हुआ है 2 बार। कुछ जो वायरसेस हुए थे जैसे यूके में, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में और यूएसए में कुछ ये म्यूटेशन चेंजेस आए थे वायरस में। तो सिर्फ़ एक म्यूटेशन हुआ था, एक बार उसने अपनी शक्ल बदली थी। लेकिन अभी हालात ये है
इंडिया में कि इसने अपनी म्यूटेशन 2 बार बदल ली है। मतलब कि ये दोबारा दुगना ताकतवर हो गया है या तिगना कह लें। लेकिन कुछ लोगों का मानना, कुछ साइंटिस्ट अमेरिका में खास करके ये कह रहे हैं कि ये शायद दुगना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, 9 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है ये वायरस। और इसलिए ये वायरस इतनी ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए ये वायरस अब लोगों को अपनी चपेट में इतनी तेज़ी से ले रहा है। तो जो हमारे पास जो इस वक़्त जो कहते हैं विकल्प, या कह लें कि हमारे पास जो हथियार जो है बस एक ही है। वो हथियार सिर्फ़ है वैक्सीन। तो और कोई हथियार नहीं है हमारे पास। हाँ, ठीक है, आपने अब तक जो किया है वो करते ही आ रहे हैं कि मास्क लगाना है, कि हाथ धोना है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, 6 फीट की दूरी या 2 गज़ की दूरी, तो वो तो करना ही है। लेकिन वो हथियार बहुत हद तक फ़ेल हो चुका है। ख़ास करके इंडिया में मैंने तो जो देखा है टीवी पे कि लोगों के पास जो मास्क लगा रहे हैं, हाँ, वो बेनाम है। वो नाक भी नहीं ढक रहा है, किसी का तो मुँह भी खुला है, गर्दन पे मास्क लटका है। हाथ की सफाई, सैनिटाइज़ेशन कितनी हो रही है, बहुत के बस की बात नहीं है सैनिटाइज़र खरीदना। और जो 2 गज़ की दूरी की बात करते हैं आप, मेरे ख़्याल से आप मुझसे बेहतर जानते हैं कितनी 2 गज़ की दूरी फ़ॉलो हो रही है। शादियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, मेट्रोज़ खुल गए हैं, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है। तो ये मेरे ख़्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी सिचुएशन क्या है इन सब चीज़ों में। बट लेकिन जो आज मकसद ये है बताने का कि आपके पास हथियार जो है, वो कितना ताकतवर है, जिसको बहुत से लोग अभी भी मज़ाक में ले रहे हैं कि ये वाक़ई ये वैक्सीन एक हथियार है आपके पास, ये मैं बता दूँ। और सबसे पावरफुल हथियार आपके पास जो है, जो आपको बचा सकता है, वो वैक्सीन है इस वक़्त। तो इस बात को आप समझ लें। तो एक वक़्त ये भी था कि लोग समझते थे कि ये जो वैक्सीन है, किसी मुल्क की इजाद है, किसी के दिमाग की खुराफाती है, कुछ लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग इससे बिज़नेस करना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह। तो ये सब बातों का टाइम अभी नहीं है। तो बस ये मैं बता दूँ कि वैक्सीन आपके लिए कितना ज़रूरी है, और शायद ये वैक्सीन ही है कि आपको इस वक़्त जो डिज़ीज़ सिवियरिटी जो कहते हैं, कि जो कि आपको हॉस्पिटल तक ले जाए और हॉस्पिटल में आपको एडमिशन की नौबत आ जाए। और हो सकता है कि आप की जो है जो डिज़ीज़ की सिवियरिटी है, उससे ज़्यादा बिगड़ जाए, खुदा ना करे वो हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसकी मौत का शिकार भी हो रहे हैं, और वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो ये भी मैं बता दूँ कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उनको ही जो देखा जा रहा है कि वो ये पहले तो कोरोना के शिकार हो रहे हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उसके बाद पता लगता है कि वो आईसीयू शिफ्ट हो गए, उसके बाद पता लगा कि वो वेंटिलेटर पे डाल दिए गए, और फिर बाद में पता लगता है कि उनकी मौत हो गई। तो बहुत अफ़सोस की बात है ये है कि हमारे पास वैक्सीन होते हुए भी ये हो रहा है। और ये मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगा, ये बहुत हद तक ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें ज़िम्मेदार रही है। और बहुत सी वजह है कि जिस वजह से ये सारा कुछ अभी देखने को हो रहा है इंडिया में ख़ास करके। लेकिन ये वक़्त नहीं है कि मैं उन चीज़ों को अभी डिस्कस करूँ कि क्या कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कोताही हुई, कहाँ डेफ़िशिएंसी थी, क्या कर सकते थे हम। लेकिन इस वक़्त ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, कि उनकी जान बचाई जा सके। कि उनको जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी हो सकती है कोरोना से, उससे बचाया जा सके। तो वैक्सीन आपके पास वो हथियार है जो आप अपने आप को बचा सकते हैं डिज़ीज़ सीवियरिटी से, हॉस्पिटल के एडमिशन से, और ऑफ़ कोर्स डेथ से। तो इसी पे मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा चाहूँगा कि वैक्सीन अब तो मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान में 18 साल से लोगों को भी दी जाएगी। 1 मई से, जैसा मैंने सुना है, और शायद ये बहुत हद तक सही है कि वैक्सीन का जो चरण है अब शुरू होगा वहाँ हिंदुस्तान में। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब समझने लगे हैं वैक्सीन के बारे में, और लोग लाखों-लाखों में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि वाक़ई ये कोरोना से जीत होगी हमारी।
तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ कि आप कोरोना पे और कोविड वैक्सीन पे बहुत कुछ सुनते आए हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। तो बस मकसद ये है इस वक्त कि इस सेशन को इंटरैक्टिव रखा जाए। तो ज़्यादातर वक्त ये होगा कि आपके जो भी सवालात हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको मैं रखूँगा मैं आपको उसके साथ उसका जो जवाब है, सवाल नहीं, सवाल मैं पढ़ूँगा और उसका जवाब मैं आपके सामने रखूँगा। और आपके पास कोई भी सवाल हो, तो ये बेहतर होगा या तो आप उसमें चैट बॉक्स में टाइप कर दें अपने सवाल, मैं उसे पढ़ के फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आप माइक्रोफ़ोन यूज़ करना चाहें तो बेशक माइक्रोफ़ोन यूज़ करें, लेकिन प्लीज़ वन बाय वन, ठीक है? तो एक एक ऐसा ना हो कि सब लोग एक बार बोलना शुरू कर दें, तो प्लीज़ वन बाय वन वो माइक्रोफ़ोन आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, अपना वीडियो कैमरा यूज़ कीजिए। तो ये बहुत ही लाइट प्रोग्राम है, कोई साइंटिफिक प्रोग्राम नहीं रखा है हमने कि बिल्कुल ये दिल की बात होगी, आपस की बात है ये। तो जो भी है आपके दिल में, जो भी सवाल है, और बहुत से सारी चीज़ें मिथ्स हैं यहाँ पे, बहुत से लोग गलतफ़हमी के शिकार हैं इस वक़्त। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे या सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं। तो ये मौका है आपके पास कि उन गलतफ़हमियों को दूर करें, उन मिथ्स को आप जो उसकी फैक्ट्स है, वो मैं आपके सामने रखूँ। तो वही सब बातें होंगी, वही सब चर्चा हम लोग करेंगे, जो भी वक़्त हो, आधे घंटे का, 45 मिनट का जो भी है, तो वही मकसद है। तो मेरे ख़्याल से मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में कोई सवाल हो, या फ़ज़ल साहब आप अगर सवाल पढ़ के मुझे बता दें तो मेरे ख़्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे जवाब देने में। हाँ, श्योर, ज़रूर, ज़रूर, मैं देख जी। रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे अभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया है। अगर हाँ जी, कहीं बोलें। हाँ, किसी को अगर किसी तरह का कोई सवाल करना है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो। जी, हेलो जी बोलें। सर, am I audible? This is Dr. Vaibhav Gupta here from Kanpur, UP. यस, यस, यू ऑडिबल, प्लीज़ गो ऑन। Sir, I just wanted to know if any individual has been vaccinated and unfortunately, if vaccinated with the first dose of Covishield vaccine, and unfortunately he or she gets infected with the COVID virus, maybe after 30 days of first dose, and he also recovers with that infection. So what is the ideal suggestion to get the dose of second vaccination done? यस, सॉरी, आई वाज़ इन अनदर just talking to somebody. Sorry, can you repeat your question again? Okay. No, no. Yes, sir. Yes, sir. I would just like to know, suppose an individual has got vaccinated with the first dose of Covishield vaccine, Okay. and after around 30 days, that individual gets infected with the COVID virus, and he Okay. develops a mild to moderate disease with pneumonitis, and was under medical supervision with all the anticoagulants and or antiviral treatment, and is about to recover now. So what is the protocol, or what should be the ideal protocol to get the second dose of the vaccination done? Because during the course of the disease, as it is said that second dose can be taken from 42 to 56 days, like 6 to 8 weeks. Yeah. During that course of the disease, the vaccination schedule got missed. So now that the patient has recovered and it has been around 55 to 56 days post vaccination of first dose, what should be the next dose duration? Okay. No, that's a very good question, and I think it will be better if you don't mind, Dr. Gupta, if I answer that in Urdu or Hindi for the better understanding of Sir, all. हाँ, ठीक है। Hindi would be good. तो क्योंकि आई एम श्योर सारे लोग इंग्लिश समझते होंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग, अब हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना हो इंग्लिश से, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं इंग्लिश, ये हिंदी या उर्दू में मैं बताऊं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि जी सर। और अगर मैंने आपका सवाल सही समझा, तो फर्स्ट डोज वैक्सीन ली गई है, राइट? जी सर। जी सर। हाँ, और उसके बाद कोविड हो गया।
जी सर, उसके 1 महीने बाद कोविड हो गया। ठीक है, ओके। नहीं, ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसमें देखें, इसमें बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन, वो कुछ यस लोगों का सर। कहना है कि 2 हफ्ते तो मिनिमम वेट करना है आपको, 2 हफ्ते मिनिमम वेट करना है। और उसकी आफ्टर द वजह, रिकवरी। हाँ, आफ्टर द रिकवरी, बिल्कुल। क्योंकि जी सर। क्योंकि 2 वीक्स का पीरियड ये है कि आप जो यूजुअली जो होता है ट्रांसमिशन के आफ्टर, हम्म। इवन आफ्टर रिकवरी, ये देखा गया है कि 2 वीक्स में के मरीज वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि आपको डिले करना है वैक्सीन, या सेकंड डोज हो या इवन पहला डोज, अगर आप उसने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो 3 मंथ्स का जो गैप होना चाहिए। तो अगर किसी को कोविड हो चुका है या फर्स्ट डोज दिया है तो आइडियली दैट पर्सन शुड वेट फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने तक वेट करना चाहिए। सर 3 महीने तक पोस्ट इन्फेक्शन पोस्ट रिकवरी की फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डोज? नहीं, फ्रॉम रिकवरी, फ्रॉम रिकवरी, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द रिकवरी, फर्स्ट डोज। जी जी। फ्रॉम रिकवरी वी शुड वेट फॉर 3 मंथ्स। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Sir, this same situation, actually, sir, this is a personal situation. जी। My father has developed this COVID virus on maybe 14th of April, and he got vaccinated on 5th of March, around ओके, 1 month and 10 days previously. ओके। Uh, so, sir, but unfortunately or fortunately, his COVID RT-PCR report was negative. लेकिन उनके CT स्कैन में एटिपिकल वायरल निमोनाइटिस आया था, सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बड़े थे, डी डाइमर एंड ऑल. जी जी But unfortunately, I said, because I am not aware uh, that on report or on our documentation that yes, it was COVID. But ओके। symptomatically and with all the reports, it was COVID infection. So is it okay that I wait for 3 months from the recovery, or should I go for a early second dose, maybe अच्छा, within 2 weeks or तो 3 weeks? RT-PCR नेगेटिव था? जी सर, आरटीपीसीआर RT, नेगेटिव था, बट ओके, सीटी स्कैन में क्लासिकल फीचर्स थे. ठीक ठीक। डी ओके। डाइमर वाज सीवियरली रेज्ड, फीवर था, हम्म। अच्छा, ठीक है। तो एंड ही ये भी मेरे रिस्पोंडेड ख्याल टू से, द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड. ओके, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि देखें, एक तो चीज़ है कि डी डामर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई कट्स हो जाए, इंजरी हो जाए, पोस्ट सर्जिकल, ये डी डामर बढ़ जाता है। तो डी डामर इज़ नॉट ए वेरी स्पेसिफिक या सेंसिटिव मार्कर फॉर कोविड। दूसरी राइट चीज़ सर. है कि जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स हैं जो सीटी स्कैन में खास करके, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू कोविड। तो मैं ज़्यादा तवज्जो या ध्यान ये डी डामर या सीआरपी या इस तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, सिटी जी सर. स्कैन फाइंडिंग्स हैं, इफ दे आर सजेस्टिव ऑफ कोविड देन यस, प्रोबेबली इट वाज कोविड। कि ये देखा ओके. गया कि पीसीआर कुछ परसेंटेज में, अप टू 20 इवन 30% पीसीआर कैन बी नेगेटिव। तो ये तो है कि पर्सन कैन बी पीसीआर नेगेटिव स्टिल में हैव कोविड। तो ये तो मैं आपकी बात मान गया कि हो सकता है इनको कोविड ही हुआ हो, जिस तरह की आप रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बता रहे हैं। तो ओके. लेकिन ये है कि अगर उन्होंने सेकंड डोज नहीं लिए, सेकंड डोज लेनी है, तो उनको डिले करना चाहिए सेकंड वैक्सीन के लिए एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो एक एक आसान तरीका है कि वो एंटीबॉडी चेक कर लें। अगर पीसीआर नेगेटिव है और कोविड उनको हुआ है, दैट मीन्स कि वायरस हैज़ गॉन इन, इट हैज़ अफेक्टेड द लंग्स, तो डेफिनेटली इनकी एंटीबॉडीज़ होगी अभी जनरेट। ठीक है। तो एक तरीका है कि इनकी आप एंटीबॉडी चेक कर लें। और एंड सर, 3 महीने एंटीबॉडी का टेस्ट? गैप, हाँ, 3 महीने का वक्त इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी इतनी है कि वो 3 महीने तक लास्ट करेंगी। तो इस पीरियड में आपको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन, या फिर अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है उस पीरियड में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, तो इसमें मतलब
जी बोले। अगर हम लोग सेकेंड डोज 3 महीने तक डिले करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हमें करवाना है, तो हाँ हाँ। एंटीबॉडी टेस्ट का सर ड्यूरेशन कब होना चाहिए? मतलब फ्रॉम डेट ऑफ इन्फेक्शन से कितने दिन बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं तो हमको एक नहीं देखिए, एंटीबॉडी जो है नियर अबाउट रियल वैल्यू मिल सकती फाइव है? टू सेवन डेज 5 to 7 days 5 to 7 days आफ्टर इन्फेक्शन वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इन्फेक्शन, फ्रॉम द यस। हाँ फर्स्ट डे ऑफ इन्फेक्शन। जी जी। ठीक है, लेकिन थैंक यू सो मच सर। कंफर्टेबली देखें तो अगर देखें तो इट विल टेक अबाउट 10 days to 2 weeks, लेकिन 5 to 7 days यू ओके शुड गेट सम आइडिया। एंटीबॉडी लेवल चेक ओके कर सर। लें, और वो तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है, और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उस पर भी आप अपनी डिसीजन बेस कर सकते हैं कि अगर आपकी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा राइज हुई है आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव इनफ इम्यूनिटी टू लास्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर जो है कि वो इम्यूनिटी को एवोक नहीं हुई है, देन यू कैन टेक द वैक्सीन लिटिल बिट अर्लियर। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आदमी बिल्कुल ठीक हो जाए इन्फेक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कोई फीवर खांसी वांसी वैसी चीज़ें ना हो, सांस फूल रही हो, ऐसे में वैक्सीन लेना ठीक नहीं है। सिर्फ कोविड का ही नहीं, कोई भी वैक्सीन ये मना करते हैं, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। राइट सर। कि इन एक्यूट इलनेस यू शुड बी गिवन ए वैक्सीन। राइट सर। तो वो पीरियड में वैक्सीन अवॉइड करना है। राइट सर। बिल्कुल आदमी ठीक हो जाए, फीवर उतर जाए, खांसी सर्दी जो भी है वो ना हो, तब वो वैक्सीन ले ले। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जी। मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे एक सवाल है सानू प्रिया का, जी। कोवैक्सीन या कोविशील्ड इस और ज़ाइकोवी, ये क्या है? एक ये question- चैट में है। हाँ, तो सवाल क्या है, कोविशील्ड लेना चाहिए या हाँ, या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन लेना चाहिए। ओके। तो देखिए, मैं अपनी किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो साइंटिफिक डाटा मेरे पास है, मैं उसी का बेस रख के मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन है वो बिल्कुल इंडिजीनियस प्रोडक्ट है इंडिया का, और कोविशील्ड ऑफ कोर्स वी नो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है उसमें। एस्ट्राजेनेका इज़ द फार्मास्यूटिकल कंपनी सपोर्टिंग दिस वैक्सीन प्रोग्राम। तो इसका जो एफिकेसी है, कोविशील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि रिसेंट डाटा के हिसाब से उसकी एफिकेसी इज़ ऑलमोस्ट 89 to 90%, और कोवैक्सीन की जो एफिकेसी इज़ अराउंड 70-71%। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आपको मेरे ख्याल से इन वैक्सीन का ज़्यादा पता होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि आप ऐसे सिचुएशन में, ये डाई एंड डू सिचुएशन हो चुका है इंडिया में, इस वक्त जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लें। मेरे जितने पास जो कॉल्स आ रही हैं कि कौन सी वैक्सीन ले जाए, कौन सी बेहतर है, हमें वेट करना चाहिए, मॉडर्ना भी आ सकती है, फाइज़र भी आ सकती है 2 महीने 3 महीने, मैं कहता हूँ नहीं, जो आपके सामने है, जो मिल रही है वो आप ले लें। तो सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई भूखा होता है, 1 महीने का भूखा हो, ठीक से खाना ना मिला हो, आप उसे कुछ भी दे दें वो खा लेगा। तो उसी तरह की सिचुएशन अभी ये है कि वैक्सीन जो भी है XYZ, प्लीज़ आप वेट ना करें, क्योंकि आपने वैक्सीन ले लिया, ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी भर उसी वैक्सीन के सहारे जीना पड़ेगा, वैसा नहीं है। आप दूसरी वैक्सीन आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरी वैक्सीन को चेंज करने का वक्त 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ये भी कुछ गाइडलाइंस हैं इस पर, कि सपोज़ आपने आज कोविशील्ड ले लिया, इंडिया में 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर फाइज़र आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आप फाइज़र नहीं ले सकते, लेकिन फाइज़र आप लेंगे 6 महीने के बाद। तो लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है, कोई भी वैक्सीन आप ले लें, कोविशील्ड ले लें, कोवैक्सीन ले लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है मनिरुद्धाय सुर का, इज इट सेफ टू हैव आई सर्जरी डन आफ्टर वैक्सीनेशन? एब्सोल्युटली।
देयर इज नो रीजन व्हाई नॉट। नेक्स्ट तो नेक्स्ट सर्जरी क्वेश्चन कोई है। प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करा सकते हैं। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक का। सर, कैन इंडिविजुअल टेक कोविशील्ड इन फर्स्ट डोज एंड कोवैक्सीन इन सेकंड डोज इफ टेकन इन एनी वे, देन व्हाट विल बी रिजल्ट? तो इसका लगता है कि आपने जवाब अभी कुछ देर पहले ही दे दिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जवाब मैं इस पे फर्दर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं। इन्होंने कहा कोविशील्ड या कोवैक्सीन। एक तो ये है कि जो डिपेंड करता है कि आपकी वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। तो अगर किसी ने अगर कोविशील्ड लिया है, वो हमें मालूम है उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वो उसमें एडिनो वायरस यूज़ किया गया है। अगर वो स्विच ओवर करना चाहे mRNA बेस्ड वैक्सीन, जो फाइजर और मॉडर्ना है, दो ही वैक्सीन mRNA बेस्ड हैं इस वक्त, तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। और ये तभी हो सकता है कि अगर आपने 6 महीने का या 6 मंथ्स का गैप दिया है तब। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्ना लिया है एक वैक्सीन, और आप स्विच ओवर करना चाहें से फाइजर पे, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी है, दोनों mRNA ही बेस्ड हैं, तो इस पे अभी भी किसी के पास डाटा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी यही है कि आपने जो लिया है उसी को स्टिक करें, ठीक है। और मेरे ख्याल से चेंज करने की कोई वजह होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको जो मिल रहा है वो इस वक्त ले लें। और इस वक्त क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं है कि आपका सेकंड डोज कितना इफेक्टिव होगा, फर्स्ट डोज आपने कुछ लिया, सेकंड डोज कुछ और लेने जा रहे हैं, तो आपका कितना बूस्ट होगा इम्यूनिटी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे ख्याल से अक्लमंदी इसी में है कि जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है उसकी दोनों डोजेज उसी वैक्सीन की आप पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वैभव गुप्ता। सर, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी? अच्छा, नहीं तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है फिर। अच्छा देखें, एक एक वक्त था कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तो जो भी लैक्टेटिंग मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही थी। उनको वैक्सीन इसलिए नहीं दी जा रही थी कि जो प्रेग्नेंट वेमेन थी, उनको, या ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग वेमेन है, उनको ट्रायल्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। जिस तरह से बच्चों को इंक्लूड नहीं किया गया 18 साल के नीचे को, उसी तरह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था किसी ट्रायल्स में। तो उस वक्त कोई डाटा नहीं था। लेकिन यह देखा गया कि जब ट्रायल्स जब शुरू हुई, तो कुछ लेडीज़, कुछ वेमेन, कुछ पार्टिसिपेंट्स उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई, 5% के करीब वो प्रेग्नेंट हो गई। और उनको जो वैक्सीनेशन मिला, सेकंड डोज भी मिला फर्स्ट डोज के बाद, लेकिन ये देखा गया कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस वक्त जो है प्रेगनेंसी में अगर वैक्सीनेशन लेना हो तो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल वैक्सीनेशन जो शेड्यूल नॉर्मल लोगों का है, जो आम लोगों का है, इंडिविजुअल्स का है, सेम प्रोटोकॉल होगा और सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। और चूँकि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर कोरोना या कोविड हो जाता है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में चले जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन, जो खून का गाढ़ा हो जाना, उससे क्लॉट फॉर्मेशन होना, जो थ्रोम्बस बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसकी जो है रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोविड में भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन 25%, कुछ कहीं देखा गया 50% लोगों को ये जो ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, वो उनकी वो सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो इसलिए वैक्सीन देना उनको ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, अब ये मस्ट हो गया है। तो वैक्सीन का शेड्यूल वही रहे, और वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इसलिए इनको वैक्सीन देना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अभिषेक। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन causes cerebral venous sinus thrombosis. What are the symptoms of CVST? अच्छा, तो थोड़ा सा इनका सवाल हट के है। आज का जो हमारा टॉपिक, एक मिनट मैं इसको एडमिट कर दूँ, ये मैं एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हट के है।
तो उस पर CVD पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी यही बता दूं कि ये CVD जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन है। सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम इसमें हेडेक है और सीवियर हेडेक। इसमें अनकॉन्शियसनेस, जो अपनी कॉन्शियसनेस से पेशेंट लूज कर सकता है, उसमें फिर वॉमिटिंग्स वगैरह हैं, फिट्स आ सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन CVD को डिस्कस ना करते हुए मैं वैक्सीन की तरफ वापस आता हूँ, जो आपने सवाल रखा है, जॉनसन एंड जॉनसन। तो 2 वैक्सीन्स हैं जिससे ये थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं, और यही वजह है कि इससे बहुत से लोग हैं जो 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 डर गए हैं और खौफजदा हो गए हैं कि ये वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से डरे हुए हैं। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है, और अवेयरनेस जिनको इस बारे में मालूमात हैं, थोड़ी जानकारी, वही वही करा पाएंगे आपको। आप सोशल मीडिया में जाएंगे, बहुत से पोस्ट देखेंगे, इधर उधर की बातें सुनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग डरा देंगे, और यही वजह है कि लोग वैक्सीन से आज भी भाग रहे हैं इसी डर से। तो मैं आपको कुछ फिगर्स आपके सामने, फिगर्स ऑफ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ कि 2 वैक्सीन्स हैं, एक है जॉनसन एंड जॉनसन और दूसरी है कोविशील्ड। इन्हीं 2 वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स हुए हैं। तो ये तो फैक्ट्स हो गए। फिगर्स जो है उसमें वो ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि जॉनसन एंड जॉनसन 7.4 मिलियन वैक्सीन दी गई, 7.4 मिलियन, और उसमें जो ब्लड क्लॉट्स पाया गया वो सिर्फ 6 ब्लड क्लॉट्स पाए गए 6 पेशेंट्स में। 7.4 मिलियन वैक्सीनेशन में सिर्फ 6 ब्लड क्लॉट्स पाए गए। और कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो तकरीबन मोर देन ए मिलियन वैक्सीनेट जब हो गए लोग, उसमें सिर्फ चार लोगों को ऐसा पाया गया कि जिनको ब्लड क्लॉट्स हुए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो परसेंटेज बना पेशेंट का, कि वो 1% भी नहीं है, वो 0.00000001% है, जो बहुत ही कम है। उसी तरह से दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो जो ब्लड क्लॉट का रिस्क है वो ऑन एन एवरेज देखा गया है 25%, लेकिन रिपोर्टेड जो है वो अप टू 50%, कि आपको 50% चांस है कि आपको ब्लड क्लॉट हो सकता है कोविड के दौरान, कोविड डिजीज़ के दौरान। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस यही कहता है कि वैक्सीन ले लो, ना कि कोविड हो जाए फिर वो ब्लड क्लॉट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कितने परसेंटेज में कोविड हुआ है। तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम रिस्क है ब्लड क्लॉट का। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्हमाज का। कैन वन टेक कोविड वैक्सीन इफ रिसेंटली टेकन हेपेटाइटिस वैक्सीन फर्स्ट डोज, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल करा है इसने, पूछा है इन्होंने। तो कोई भी वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन हो या कोई और भी वैक्सीन हो, ख़ास करके अभी देखें जैसे अभी कोविड का सीज़न है तो फ्लू वैक्सीन, बहुत से लोग फ्लू वैक्सीन भी लेते हैं। तो अभी जो गाइडलाइन है कि 2 वीक्स का आप डिफरेंस रखें, 2 वीक्स। कोई दूसरी वैक्सीन अगर लेनी है, आपने कोविड वैक्सीन ली है तो 2 हफ्ते के बाद ही आप दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं। तो 2 वीक का गैप होना चाहिए। उसकी वजह ये, सिंपल वजह ये है कि जो 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 मैं साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहता हूँ, ये इम्यून रिएक्शन कहता हूँ कि वैक्सीन से हो सकता है, वो आप फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम जो है हेपेटाइटिस वैक्सीन से हो रही है या फिर कोविड वैक्सीन से हो रही है। बस ये सिंपल सी चीज़ है ये, और कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। तो बस 2 वीक्स का ये गैप रखेंगे बस। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम असफिया आलम। प्लीज enlighten us upon the dose of vaccines for patient with cardiovascular disease. डोज ऑफ वैक्सीन नहीं, देखें तो डोज ऑफ वैक्सीन तो फिक्स्ड है। हाँ, ये कोई मेडिकेशन नहीं है कि ये 10 मिलीग्राम्स या 5 ml या 4 ml, वैसा कुछ नहीं है। तो वैक्सीन की डोज है वो फिक्स्ड है, और डोज फिक्स्ड ये इसलिए है कि वो ट्रायल में देखा गया कि ये डोज है वही काम करती है टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये है इनका कि किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की तकलीफ़ है, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या
2 वैक्सीन की जगह एक ही डोज लेनी चाहिए। तो ऐसा है कि वैक्सीन तो दोनों डोज लेनी चाहिए किसी को भी। ये तो कतई मैं नहीं कहूँगा कि एक डोज लें और दूसरी डोज ना लें। लेकिन ख़ास करके जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उनको तो पहले बहुत आगे आकर के ये कोविड की वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप में है। क्योंकि इनको अगर कोविड हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, डिटोरिएशन इनकी अर्ली होगी, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं और डेथ की भी चांसेस ज़्यादा हैं इनमें। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान देते हुए, ये ज़रूरी है कि इनको वैक्सीन जल्द से जल्द लेनी चाहिए। और इसी तरह से किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की शिकायत है, कुछ लोग डायलिसिस में हैं, तो उनको भी वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। फजल साहब, मैं एक देख रहा हूँ कि एक एमयू हाँ, अलमनाई शाज़िया आलम, किसी यस। ने हैंड रेज किया हुआ है, अच्छा, हैंड रेज। तो मे बी वी कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम हिम और हर। हाँ हाँ हाँ। Thank you very much, Dr. Saab. Really, जी we वेल appreciate your efforts, and जी really, जी it's बोले। wonderful that you have arranged such a session. आपने इतना अच्छा जी माशाल्लाह इंतजाम किया और इतना अच्छी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स, जी कि माय जो प्लेजर। सोशल मीडिया के ज़माने में जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं मिल रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब सिर्फ इतना था, ऑलरेडी आप वैसे जवाब दे चुके हैं, जी जी कि जो एस्ट्राजेनेका की वजह से और जो जॉनसन एंड जॉनसन की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग्स हो रही है, उनकी डेथ्स जो हो रही हैं, जी तो इसकी वजह से वैक्सीन के लिए दिल में इंसान के खौफ आ जाता है। जी ठीक है, तो लेकिन आपने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया कि परसेंटेज बहुत कम है। तो उसके ये मतलब अगर सपोज कीजिए कोई वैक्सीन लेता है और ही वांट टू मॉनिटर हिज हेल्थ, दैट ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा है, हाउ ही कैन मॉनिटर इन दैट ड्यूरेशन? अच्छा ठीक है। तो आपका सवाल ये है कि ब्लड क्लॉट को मॉनिटर करना है कि उसे ब्लड क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी जी जी। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ये मेरे ख्याल से मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा आज तक, ना ही किसी फोरम में मैंने सुना है ये। लेकिन ये थोड़ा सा साइंटिफिक सवाल है, ये है कि वो मॉनिटर किस तरह से करे कि उसे क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत मुश्किल है कहना कि क्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो अनुमान पेशेंट्स को देखते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको रिस्क ज़्यादा होता है क्लॉट फॉर्मेशन का। जो मसलन मैंने जो एग्जांपल दिया था प्रेगनेंसी में, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ एक ऐसी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं कि उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का। एक तो ये है। दूसरे कुछ लोग हैं, कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनमें ये पाया गया कि उनमें ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो पहला तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप उस रिस्क ग्रुप में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप उस रिस्क ग्रुप में आते हैं, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी जिनको ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है पहले किसी और वजह से, तो ये डेफिनेटली ये रिस्क ग्रुप में ऑलरेडी हैं। हाँ, तो इनको मैं मान सकता हूँ कि उनको जो है थोड़ी सी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि इनको ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ब्लड टेस्ट इज डी डायमर बहुत नॉन स्पेसिफिक है। मैं किसी डिस्कस कर रहा था, कोई डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, तो ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें में बढ़ जाती है, ये इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, कहीं कट हो जाए तो बढ़ जाती है, किसी को इंजरी हो जाए, सर्जरी हो जाए, इन्फेक्शन किसी तरह का हो, डी डायमर बढ़ जाएगा। तो ये ब्लड क्लॉट की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ये, देन डेफिनेटली यू हैव टू थिंक ये कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है। ठीक है। और ब्लड क्लॉट कई जगह हो सकता है, आपके पैर के वेन्स में ब्लड क्लॉट हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। तो उसके ज़रूर सिम्टम्स होंगे। पैर में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, पैर की थोड़ी सी पेन होगी। लंग्स में ऑब्वियसली इट्स ए मोर सीरियस कंडीशन कि उसमें ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन वगैरह होता है। और जो अगर ब्रेन में अगर क्लॉट है, ब्रेन के ब्लड वेसल में क्लॉट है, तो उसमें ये होता है कि फिर हेडेक्स है, आपको उल्टियाँ आना, चक्कर आना, बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर से मैं ये दोहरा दूं कि ये जो है ब्लड क्लॉट वैक्सीन के बाद बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है ये। तो इसके बारे में तो लोग सोचना ही छोड़ दें। ये बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा बदकिस्मत लोग हैं जिनको ये ब्लड क्लॉट्स हो रही हैं।
और दूसरी बात ये भी है कि अभी साइंटिफिकली ये जो लिंक जो है वैक्सीन से ब्लड क्लॉट, ये 100% प्रूवन भी नहीं है। आप तो इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये अभी 100% प्रूवन नहीं है कि जो क्लॉट देखा गया है कि वो वैक्सीन की वजह से ही हो। तो ये कोई प्रूवन लिंक नहीं है सर। ये हो सकता है, ये लोग कहते हैं साइंटिफिक टर्म में रिस्क बाय चांस, तो वो हो सकता है कि बाय चांस ये हो गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोविशील्ड हो या जॉनसन जॉनसन आ जाए, तो वैक्सीन अगर जो भी आपके सामने हो वो ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी। जस्ट आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। ईसीजी से बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा, इट मींस ईसीजी से जी नहीं, देखें ईसीजी से ब्लड क्लॉट का जो 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 इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, वो हार्ट के आर्टरीज के में जो ब्लड क्लॉट हो जाए, जी ठीक है, जिसको फिर वो हार्ट अटैक के शक्ल में बदल जाती है वो, तो वो सिर्फ ईसीजी से पता लगा सकते हैं, वरना ब्लड क्लॉट कहीं और हो रहा हो तो ईसीजी से बिल्कुल तो नहीं नहीं पता पता लगा चलेगा। सकते। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जी। जज़ाकल्लाह। माय प्लेजर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसल खान का और इमामुद्दीन अली का, दोनों काफ़ी जी। कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। फैजल खान लिखते हैं, सर व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर वैक्सीनेशन इन डायबिटीज़ एंड थायराइड केस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है, सर व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो आई थिंक कि ऊपर वाला बता दिया जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर वैक्सीनेशन इन डायबिटीज़ एंड थायराइड केस, तो दोनों का आंसर हो जाएगा एक साथ। जी, मेरे ख्याल से मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि वैक्सीन के लिए डायबिटीज़ हो या थायराइड हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम प्रोटोकॉल फॉलो होगा कि आपने वैक्सीन ली, और आप अगर कोविशील्ड ले रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में इस वक्त 12 हफ्ते का गैप है, करेक्ट? हाँ, 12 वीक्स अपार्ट जो अभी दे रहे हैं दूसरी डोज, तो बिल्कुल सेम प्रोटोकॉल फॉलो होगा। आपने जो पहला डोज जो होता है वो ट्रिगर डोज होता है, जिससे थोड़ी सी एंटीबॉडी आपकी बढ़ती है, और दूसरा डोज जो मिलता है आपको, जो कोविशील्ड 12 हफ्ते के बाद मिलेगा, वो जो होता है बूस्टर डोज होता है, तो 12 हफ्ते के बाद ही आपको लेना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, ये कुछ लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि अगर सपोज़ यहाँ पे जैसे बहरीन की बात मैं कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट डोज़ आपने ली और दूसरी डोज़ फॉर एग्जांपल फाइज़र तो 3 हफ्ते में दे रहे हैं वो, अगर 3 हफ्ते में आप किसी वजह से नहीं ले पाएँ तो आपका डोज़ मिस हो जाएगा। कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका डोज़ मिस नहीं होगा। आप रिक्वेस्ट डालें कि आपका डोज़ क्यों मिस हुआ, तो फिर आपको जो दूसरी डोज़ है वो 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, जब भी आपको मिल सके वो आपको ले लेनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्हामाज साहब का, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट हु हैव फेस्ड SCC कैंसर एंड इज डन विद सर्जरी एंड कंप्लीटेड रेडिएशन थेरेपी एज वेल। ओके, इसमें मेरे ख्याल से कीमोथेरेपी की बात नहीं की है। नहीं। सही, ओके। हाँ, देखें, अगेन कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है। आपकी जो SSC है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, बता रहे एक टाइप का कैंसर है ये, और उसके बाद आपकी सर्जरी हो गई है, उसके बाद आपने रेडियोथेरेपी ली है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा फिट एंड हेल्दी महसूस करें अपने आप को। अब डिपेंड करता है कि सर्जरी कितने दिन पहले हुई है। अगर ये ना कहें कि आप 2 दिन या 4 दिन पहले सर्जरी हुई है तो मैं वैक्सीन ले लूँ, नहीं, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो बेहतर ये है कि आपकी सर्जरी हो गई है, आपने रेडियोथेरेपी ली है, और उसके बाद आप फिट महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कीमोथेरेपी मिली है तो कीमोथेरेपी में अगेन डिपेंडिंग ऑन के कीमोथेरेपी किस तरह की मिली है आपकी, बहुत सी, क्योंकि ये तो बहुत से लोग इम्यून थेरेपी भी देते हैं, तो इसमें आपकी जो ऑटो इम्यूनी एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट काम करती हैं ये। तो इन सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन पहली बात कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और कितने दिनों बाद लेनी चाहिए। तो ये सलाह आपके जो आपके पर्सनल फिजिशियन हैं, या ऑन्कोलॉजिस्ट कह लें, या इम्यूनोथेरेपिस्ट है, आपको उनसे सलाह लेके लेनी पड़ेगी।
क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कीमोथेरेपी दी गई है। तो इस चीज़ को मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ कि कोई आप कोई और यहाँ से आप एक एडवाइस लेके जाएं या आपको समझ लें कि मैंने ये कहा था। नो, इसलिए आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। तो यू शुड नॉट टेक दैट मैसेज, इट मे बी अ रॉन्ग मैसेज टू गिव, कि मैं कह दूं कि हाँ वो इतने दिनों बाद ले सकते हैं। तो इसका जो सलाह मशवरा है आप अपने फिजिशियन से, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे ही करें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको, क्योंकि कीमोथेरेपी बहुत तरह की होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कीमोथेरेपी मिली है, तो उसी पे बेस करेगा कि आप वैक्सीन पहले ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर ले सकते हैं तो कितने दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मोइजुद्दीन साहब का। इनका 2 क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। वेदर कोविड्स इन्फेक्शन इज एयरबॉर्न ऑल्सो, प्लीज शेयर अपडेट फाइंडिंग इन दिस रिगार्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इनका, मेंटेनिंग कोल्ड चेन सिस्टम फॉर वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग, particularly for rural area in a country like India. What is your opinion in this regard? बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल सवाल हैं। तो पहला जो सवाल इन्होंने किया है कि क्या कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड, इज इट एयरबोर्न? तो अब तक तो हमारा ये मानना था कि कोरोना जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। किसी ने खांसी कर दी या छींक दिया तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसलिए जो 2 फीट की दूरी है और 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी जो बताई गई है, उसमें ये देखा गया, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 6 फीट या 2 मीटर्स, इसलिए ये दूरी बताई गई है। लेकिन रिसेंटली ये अभी कुछ साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि ये कोरोना वायरस ये एयरबोर्न भी हो सकता है, और कुछ केसेस में ये प्रूव भी किया इन्होंने कि ये इट कुड बी एयरबोर्न, इट इज़ प्रोबेबली एयरबोर्न। ठीक है, और ये अगेन जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि ये इट मे बी एयरबोर्न। तो बहुत ही जो कॉन्क्रीट आंसर इसके लिए नहीं है कि वाकई एयरबोर्न है, मैं ये नहीं कर सकता कि वाकई ये एयरबोर्न है, कि साइंटिस्ट अभी इसको अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सस्पिशन डाउट्स हैं कि ये एयरबोर्न हो सकता है, खास करके न्यू वेरिएंट्स। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस अभी चेंज तो नहीं हुए, लेकिन कुछ जगह चेंज हो रही हैं कि आपको, अगर आप जो किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बस पहले था ये कि आप कुछ डिस्टेंस रखें, आप बैठ सकते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर है तो आप चाहे कितनी भी डिस्टेंस मेंटेन करें, अगर एयरबोर्न है तो वो इन्फेक्शन फैलने का रिस्क है। तो कुछ गाइडलाइंस अब दी जा रही हैं कि ऐसे क्लोज्ड स्पेस में लोग ना जमा हों, अगर कहीं बैठना ही है तो ओपन स्पेस में बैठें। कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई क्लोज्ड रूम में या किसी हॉल में आप ना इकट्ठे हों, एक्सरसाइज करना है तो बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइंस अब आ रही हैं, और विद द रिस्क के दिस कुड बी एयरबोर्न। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था? नहीं, आप म्यूटेड हैं आप। म्यूटेड था मैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल था, मैं खुद बोल रहा हूँ। कौन सा क्या था? मेंटेनिंग कोल्ड चेन सिस्टम फॉर वैक्सीन is जी, जी। also very challenging, particularly for बिल्कुल। rural area in a country like India. What is your opinion in this regard? जी, नहीं तो देखें, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, नॉट ओनली इन ए कंट्री लाइक इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से लॉट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और कंट्रीज वर्स देन इंडिया, जो इन मामले में, जो खासकर अफ्रीकन कंट्रीज देख लें, जो हाँ बहुत ज़्यादा हीट है, और इवन सॉर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ या और सॉर्ट कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़, वहाँ भी ये चैलेंजिंग है कि वो कोल्ड चेन मेंटेन करना, वो टेम्परेचर मेंटेन करना टू प्रिजर्व द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। और ख़ास करके फाइज़र और मॉडर्ना जो इंडिया में अभी नहीं आई है, तो इनको जो मेंटेन करने के लिए फाइज़र के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, और
जो मॉडर्ना है उसको, उसके लिए अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इवन कंट्रीज वी आर इन मिडल ईस्ट, यहाँ के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। द टेम्परेचर्स दे सोर अप टू 45, 50 एंड बियॉन्ड। तो यहाँ के लिए चैलेंजिंग है कि वो किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करें। और ख़ास करके इंडिया में फिर बिजली की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन, ब्रेकडाउन एंड सो ऑन। तो वाकई ये प्रॉब्लम है और होगी इनको मेंटेन करना। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस होगा इंडिया के लिए कि ये वैक्सीन अगर आ जाएँ, कि नंबर 1 कि वो किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसकी फिर एफिकेसी कितनी होगी। ये बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है ये, कि ये वैक्सीन की एफिकेसी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, जी फ्रॉम अनम, हाउ इफिशिएंट आर दीज वैक्सीन ऑन द न्यू वेरिएंट्स? जी जी हाँ, नहीं अगर अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छा है ये, लेकिन इसका कोई अभी सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि न्यू वेरिएंट्स जो हैं अभी ये न्यू ही हैं हमारे लिए। साइंटिस्ट अभी इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर मिला है इसमें, ख़ास करके वैक्सीन लाइक मॉडर्ना और फाइज़र, क्योंकि न्यू वेरिएंट्स कुछ यूएस में कुछ जगह, जैसे न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में कुछ जगह, और कुछ शहर और हैं जहाँ पे न्यू वेरिएंट्स को देखा गया है। ब्राज़ील में देखा गया न्यू वेरिएंट्स। तो ये इन वैक्सीन्स को ट्राई किया गया है न्यू वेरिएंट्स के ऊपर, और ये देखा गया कि ये न्यू वेरिएंट्स पे भी 100% तो नहीं, बहुत हद तक इफ़ेक्टिव हैं ये वैक्सीन्स। और अगर आप इंडिया की बात करें, जो न्यू वेरिएंट्स अब इंडिया का है, लेकिन मैंने ये रिसेंटली रिपोर्ट देखा, मैंने कोई डाटा नहीं देखा है, और ये आई डोंट नो हाउ फार दिस क्लेम इज़ ट्रू। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू इंडियन वेरिएंट। तो मैं इसको बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फिगर्स या फैक्ट्स या कोई डाटा नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी है किस तरह का दावा किया गया है इंडिया से कि कोविशील्ड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नाम नहीं मैं समझ पा रहा हूँ किनका है, लेकिन ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल सेशन, प्लीज इनलाइटन अबाउट द ब्लड क्लॉट्स रिजल्टिंग इनटू so many deaths after AstraZeneca vaccine. How to get rid of the fear due to this? Thanks. यूनुस परवेज, इनका नाम हुआ यूनुस परवेज। अच्छा, नहीं, लेकिन ये मुझसे सवाल कर चुके हैं ये। हाँ, ये सवाल हो चुका है। हाँ, ये मैं जवाब दे चुका हूँ। ये हो चुका है। अब ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन अब तक आया है। इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग ओरली भी सवाल करना है। हाँ, मेरे पास कुछ सवाल हैं। आप पूछेंगे निहाल भाई, या मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूं यहाँ से? जी पढ़ा जाए, उसके बाद हम एक सवाल पूछेंगे। अच्छा, ठीक है। तो कुछ सवाल मेरे पास पहले आ चुके हैं, तो उनका मैं जवाब दे दूं पहले। तो 1 मिनट। हाँ, तो पहला सवाल है, व्हाट प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स शुड आई कीप इन स्टॉक इफ़ आई डेवलप सिम्टम्स आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड? तो ये भी बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है ये, और सब लोगों को ये सुनना और जानना चाहिए कि व्हाट प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स शुड आई कीप इन स्टॉक इफ़ आई डेवलप सिम्टम्स आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। तो इसमें बहुत ही सिंपल जवाब है मेरा कि आपको सिर्फ एक मेडिसिन की ज़रूरत है जो आपको रखनी है, वो है पैरासीटामोल, जो यहाँ पैनाडोल के नाम से मिलती है। वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉमनली क्रोसिन के नाम से मिलती है, या कोई पैनाडोल या टैनालॉल कुछ कंट्रीज़ में है। तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली वो आप अपने पास रखें। तो इसमें भी कुछ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताऊं कि पैरासीटामोल की गोली आप तभी लें कि अगर आपको लगता है कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे आपको हल्का सा फीवरिश महसूस हुआ, या आपको पेन हो रहा है आर्म में, या कोई हेडेक हो रहा है, तब आप 2 गोली पैरासीटामोल की ले सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो वो
दो गोली आप 6-6 घंटे पे ले सकते हैं, मतलब कि पूरे 24 घंटे में आप 2 हो गए 8 टैबलेट से 8 गोली आप 24 घंटे में ले सकते हैं। 500 mg की दवा लेना है क्या? हाँ, 500 mg की 2, यानी कि 1 ग्राम 6 आवरली, 1 ग्राम 6-6 घंटे पे, 24 घंटे में आप 4 ग्राम की पैरासीटामोल ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है ये। बहुत से लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि ओवर डोजिंग, नहीं, ओवर डोजिंग नहीं है, लेकिन सही डोज यही है, 1 ग्राम 6 आवरली, 4 ग्राम्स इन 24 आवर्स, दिस इज़ द डोज एंड दिस इज़ द मैक्सिमम डोज इन 24 आवर्स। इससे ज़्यादा लेनी भी नहीं है और यही इफेक्टिव डोज है। आप चाहे तो कम कर लें, 8 आवरली कर लें, आपके सिम्टम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 टाइम्स कर लें, लेकिन मैक्सिमम जो आप 2 ग्राम्स 6 आवरली ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ लोग वैक्सीन से पहले ही ले लेते हैं, वैक्सीन के कुछ घंटे पहले दो गोली पैरासीटामोल, 2 टैबलेट्स आपने पैरासीटामोल का ले लिए, तो उसमें जो है एक ये कहा जाता है कि आपने अगर पैराडोल ले लिया, ये थियोरेटिकल आर्गूमेंट है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है पैरासीटामोल से, वो वैक्सीन लेने से पहले, लेकिन हकीकत ये है कि इसका भी कोई डाटा, कोई प्रूफ नहीं है। तो बस ये कुछ साइंटिफिक एरा में ये चर्चा हुआ है कि आपने अगर पैराडोल ले लिया वैक्सीन से पहले ही, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी शायद आपकी कम होगी, लेकिन कोई हार्ड फैक्ट्स नहीं है। तो लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आप अगर आप दवा रखें तो सिर्फ आपको पैराडोल की चीज़ की ज़रूरत नहीं। और मैं ये और बता दूं कि बहुत से लोग इससे खौफ रखते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ये वो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इम्यून रिएक्शन है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है टू फाइट दी कोरोना वायरस। आपको अगर कोरोना खुदा खास्ते हो गया तो आपकी बॉडी किस तरह से फाइट करेगी अगेंस्ट दी कोरोना वायरस, वो इम्यून रिएक्शन जो आपको उस वक्त होगा, वो समझ लिया आपको एक किस्म का एक ट्रेलर आपको ये दिखाया जा रहा है, एक ट्रेलर है आपके लिए कि आपको जो रिएक्शन किस तरह से, या इन्फेक्शन जब हो जाए वो किस तरह, वो तो काफ़ी सीवियर होगा, लेकिन ये इम्यून रिएक्शन आपका काम कर रहा है। तो एक तरह से अच्छी बात ये है, आपको फीवर आ जाना, थोड़ा बहुत एक होना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, फैटिग होना, ये समझ लें अच्छी बात है, मतलब कि आपका वैक्सीन काम कर रहा है। लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ये वैक्सीन काम किया भी नहीं किया, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, वैक्सीन ज़रूर काम कर रहा होगा। लेकिन ये बता दूं कि इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम हम सब का मुख्तलिफ है, किसी एक का इम्यूनिटी जो है दूसरे से के जैसा नहीं हो सकता, हम सब की इम्यूनिटी डिफरेंट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैं इनके पढ़ दूँ, मेरे ख्याल 2-3 सवाल और हैं इनके। ठीक है तो फिर मैं आता हूँ आपके पास डॉक्टर साहब। तो व्हेन इज़ ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड? हाँ, तो ये अभी जो मारामारी चल रही है अभी इंडिया में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो देखिए बहुत सा लोग जो है इस वक्त ऑक्सीजन का गलत इस्तेमाल, या उसका मैं जो भी कहूँ, गलत इस्तेमाल भी नहीं कहूँगा, कि वो पैनिक, आउट ऑफ पैनिक कर रहे हैं, ये बहुत वो पैनिक, और वो फैल चुका है इस वक्त, दहशत का माहौल है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा और जो ऐसा सिचुएशन होगा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन मुझे नहीं मिलेगी, उस तरह का सिचुएशन है अभी। और मैं इससे इनकार भी नहीं करता हूँ कि ये पैनिक सिचुएशन बहुत हद तक रियलिटी भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी ठीक हैं और दूसरे पल आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है। लेकिन ये भी मैं बताता चलूँ कि ज़्यादा ओवर पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि क्योंकि हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, ख़ास करके 2 डोजेज ले ली है और उनके 2 वीक्स हो गए हैं पोस्ट वैक्सीन, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत हद तक 100% तो मैं नहीं कहूँगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता 100% का, कि बहुत हद तक आप सेफ़ एंड सिक्योर्ड हैं कि आप पहला तो आप शायद हॉस्पिटल पे ही एडमिट ना हो, और आपकी सिग्निफिकेंटली लो ऑक्सीजन नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद हो जाए, लेकिन आपकी ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली लो नहीं जाएगी जिस पे कि आपको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। ये तो पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2, अगर आप फिट एंड हेल्दी हैं, आपकी कोई लंग डिजीज़ पहले से नहीं है, कोई आस्थमा नहीं है, दमे की शिकायत नहीं है, या आप कोई सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई ऐसी लंग की बीमारी नहीं हुई है, कोई आपको पहले निमोनिया नहीं हुआ है, कोई रिसेंटली कोविड नहीं हुआ है, और आपको अगर
ये कोविड हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें, ऑक्सीमेट्री रखें, ठीक है। अगर टाइम टू टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप किसी डॉक्टर या फिजिशियन के टच में ज़रूर रहें, क्योंकि आजकल लोग जो टच में ज़्यादा रह रहे हैं डॉक्टर से कम वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के टच में ज़्यादा हैं, और तरह तरह के लोग आपको सलाह देंगे कि आप ये कर लो वो कर लो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपने ये सोशल मीडिया में देखा होगा कि प्रोन पोजिशनिंग ये अच्छी चीज़ बताई जा रही है कि प्रोन पोजिशनिंग कर लें तो उसमें आपकी ऑक्सीजनेशन, एक मिनट इनको एडमिट कर लो, प्रोन पोजिशनिंग कर लें तो आपकी ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। तो उसकी वजह ये है कि आपकी जितनी भी लंग्स के जो बैग्स के लिए एल्वोलाई कहते हैं हम, जिसमें जो हवा की थैली होती है जिसमें ऑक्सीजन भरा जाता है, जो आप सांस लेते हैं, जो गुब्बारे फूलते हैं आपके, वो बैग्स पीछे आपकी पीठ की तरफ हैं, ज़्यादातर कॉन्फाइंड पीठ की तरफ हैं। वो जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो वो जो गुब्बारे हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो दब जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो आपके ब्लड वेसल में सर्कुलेशन में जाएगा वो कम हो जाएगा, उसकी जो अमाउंट है क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने जो पीठ के बल ना लेट के पेट के बल लेट जाएं तो जो वो हिस्सा है जो लंग्स का, जो एल्वुलाई कहते हैं, जो गुब्बारे हैं, जो हवा की थैलियाँ, वो खुल जाएंगी, तो उससे ऑक्सीजनेशन आपका बेहतर होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको निमोनिया ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें एक है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, क्योंकि वो बहुत सिंपल है ये कि आपको खुद किसी को कहने पीछे से वो टैप करें और जो भी आपके सिक्रीशंस हैं, बलगम है, स्प्यूटम है, वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा ईजिली। तो सो चेस्ट फिजियोथेरेपी इज़ ए गुड थिंग टू डू अगर आपको ऑलरेडी निमोनिया हो चुका है, और नहीं हुआ तो खुद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या करें। आपकी लंग जो एल्वुलाई है बैग से वो खुल जाती हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं जिनको निमोनिया नहीं हुआ है। तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। अच्छा, दूसरा सवाल इनका है, इज़ इट वाइज टू गेट वैक्सीनेटेड एंटायर फैमिली और एट इंटरवल्स। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि सारी फैमिली एक ही बार वैक्सीन ले ले या अलग अलग करके ले। कोई घर में ये देखा गया था कि लोग कह रहे अच्छा तुम ले लो पहले, फिर मैं देखता हूँ, तुम्हें रिएक्शन होता है, फिर मैं सोचता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक साथ ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक साथ ही ले लें वैक्सीन। तो इसमें कोई सीवियर इलनेस नहीं होगी, कि ऐसा नहीं है कि सारा घर एक साथ बीमार पड़ जाएगा कि एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी ऑक्सीजन की, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत फीवर ज़रूर आएगा, और हाँ ये है कि एक ऐसा बंदा ज़रूर हो कि घर जाके कोई पैराडोल ला के आपको दे सके अगर ज़रूरत पड़े तो ये ज़रूर रखें कि, और ये भी ज़रूर ख्याल रखें कि आपके लिए खाना बना दे, चाय दे दे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं यही कहूँगा कि अपनी आप अक्लमंदी इस्तेमाल करें और इसी तरह से वैक्सीन लें। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, घर के सारे मेंबर्स एक साथ वैक्सीन ले लें, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से इनका 2 सवाल और है, मैं जल्द ख़त्म करता हूँ। Does 17.5 years old also require vaccination? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल हो रहा है कि 18 ईयर्स एंड 17.5 ईयर्स। तो गाइडलाइंस अभी वो तो सीधे हैं कि वो अगर आप 18 ईयर्स के अबव हैं तभी आप वैक्सीन ले सकते हैं। 17.5 पे आपको रजिस्टर भी नहीं करेंगे इसका, क्योंकि मैंने खुद घर पे अपने बेटे के लिए अभी ट्राई किया था, वो अभी 17 का है, तो वो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गया, वो रजिस्टर नहीं हो पाया। तो 18 के अबव ही। लेकिन ये है कि अभी अमेरिका में ख़ास करके और फाइज़र वहाँ पे वैक्सीन ऑथराइज हो गई है कि 16 एंड अबव दे कैन गेट वैक्सीनेटेड, और ये ऑथराइजेशन बहरीन में भी आ गया, लेकिन वैक्सीन अभी नहीं दी जा रही है अबव 16, लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम वैक्सीन उनको भी मिल जाएगी। तो ये जो एज है क्राइटेरिया ये भी ख़त्म हो जाएगा, शायद 16 एंड अबव हो सकता है, उसके बाद शायद 14 एंड 12 लोगों को भी वैक्सीन मिलने लगे। अच्छा, इनका लास्ट सवाल है, विच ऑफ द टू इज़ बेटर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड? आई हैव हर्ड दैट इफ फर्स्ट शॉट इज़ कोविशील्ड इट इज़ बेटर टू टेक द सेकंड शॉट कोवैक्सीन और वाइस वर्सा। हाउ फार दिस इज़ करेक्ट?
इसका थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपको एक वैक्सीन मिली है तो अक्लमंदी यही है कि दूसरी डोज आप उसी के लें, क्योंकि होता ये है कि आप अगर वैक्सीन लेते हैं पहला तो आप रजिस्टर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, अथॉरिटी खुद रजिस्टर कर देती है आपकी डोज जो है इतनी तारीख को ये वाली मिलेगी, वो डोज आपके लिए रिजर्व हो जाती है। तो यू हैव टू स्टिक टू द वैक्सीन, यू हैव टू स्टिक टू द डेट। क्योंकि मैंने भी ये पूछा था कि इन केस इफ़ आई मिस माई डोज, तो कहते हैं कि ट्राई नॉट टू मिस योर डोज द सेकंड डोज beyond that date, because that particular dose has been reserved for you for that date and for that particular time। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखना कि आप जो वैक्सीन ले रहे हैं आप सेकंड डोज भी आपको वही मिलेगी, आप चाहे या ना चाहें लेकिन आपको सेकंड डोज वही मिलेगी। और एक जो टाइम आपको शायद दिया जाएगा, मेरे ख्याल से इंडिया में वही फॉलो होगा, एक टाइम दे दिया जाता है, डेट दिया जाता है कि आपको जो सेकंड डोज इस तारीख को लेनी है। जी फजल साहब पूछें आप। हाँ, मोइजुद्दीन साहब का एक क्वेश्चन है, वो एक और क्वेश्चन आ गया। सर, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ सेकंड वेव इन इंडिया, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट? तो ये सेकंड वेव या थर्ड वेव की बात कर रहे हैं? सेकंड वेव इन्होंने लिखा है। अच्छा, थर्ड वेव को ही लिख रहे होंगे, ये सेकंड लिखा गया होगा। ओके ओके। हाँ हाँ, नहीं देखें, ये तो अभी अनप्रेडिक्टेबल है, खास करके इंडिया में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है कि नंबर वन कि ये इतनी तेज़ी से फैला है या फैल रहा है कि ये लोगों साइंटिस्ट ने जो न्यू वेरिएंट है ख़ास करके, इसको अभी साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एक तो ये है कि इसकी जो 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 इन्फेक्टिविटी रेट है वो 50% बताते हैं कि दुगनी है बाकी वायरसेस से, जो पहला जो कोविड वायरस था, कोरोना वायरस था। और जो फैटेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो मोर देन 60% है। इट इज़ 60% मोर लिथल। ये तो डाटा है हमारे पास अभी, लेकिन कितनी देर और फैलेगा, कितनी तबाही और मचाएगा, कब तक मचाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। और ये तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम रिजॉल्व इतनी जल्दी नहीं होगी जब तक लोग अच्छे खासे वैक्सीनेट ना हो जाएं, और उससे पहले अच्छे खासे लोग अवेयर ना हो जाए वैक्सीन के बारे में। तो एजुकेशन अवेयरनेस अभी बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इंडिया में। ख़ास करके ये जो देखा गया है हाल में, जो पॉलिटिकल रैलीज चल रही थी और सिनेमा हॉल्स को खोल दिया गया, जो मेट्रो ट्रेन्स खुल गई, शादियाँ हो रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से प्लानिंग की कमी तो थी, लेकिन लोगों की अवेयरनेस की भी कमी थी। तो ये वक्त नहीं है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं इस वक्त कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कोताही हुई, कहाँ वेयर वी वेंट रॉन्ग। अब ये बस यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी सावधानी बरतनी है और जल्द से जल्द वैक्सीन ले लेनी है, बस यही है। और दुआ यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि बीइंग ए पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और जो एलिजिबल पॉपुलेशन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ अबाउट 80 मिलियन और मोर, जो एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स, जिनको वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। तो अभी जो वैक्सीनेशन का मैं परसेंटेज पढ़ रहा था वो अभी आई थिंक इट्स नॉट इवन 2% जो वैक्सीनेट हुए हैं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू फाइट, इट्स अ लॉन्ग बैटल टू फाइट, लॉन्ग जर्नी टू कवर और टू ट्रैवल। तो अभी तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स हैं, अभी आगे रहेंगी अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फ्रॉम फैसल, व्हाट साइड इफेक्ट शुड वी एंटिसिपेट विथ द कोविड-19 वैक्सीन, प्लीज एक्सप्लेन। एक तो है कि थ्रोम्बोसिस जिसके बारे में डिस्कशन हुआ, उसके अलावा और क्या है? नहीं, तो फिर मैं ये बता दूं कि थ्रोम्बोसिस आई विल नॉट इवन इंक्लूड एज अ साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर थ्रोम्बोसिस मैंने बोल दिया तो आधे लोग जो भी यहाँ देख रहे हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, वो शायद वैक्सीन लेने से मना कर दें। तो आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस दिस हियर कि थ्रोम्बोसिस कोई चीज़ होती भी है वैक्सीन के साथ। तो लेट मी टेल यू अगेन कि वैक्सीन इज़ वेरी वेरी सेफ, और उससे जो है कि इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो कोविड वैक्सीन जो डेवलप हुई है, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव टू प्रिवेंट नॉट कोविड इन्फेक्शन पर से, बट प्रिवेंट द
सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कोविड वैक्सीन जो दिया जा रहा है आपको फ़ायदे के लिए दिया जा रहा है, किसी नुकसान के लिए नहीं दिया जा रहा है। और जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी जान बचा सकता है। पहली बात तो ये है। और यही एक जो मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या हथियार है, जो आर्म्स कह लें आपके पास है, जो आपको बचा सकता है एंड यू कैन फाइट विथ कोविड, देयर इज नथिंग एल्स। तो ये हथियार आपको ज़रूर लेना चाहिए, ये वैक्सीन आपको ज़रूर लेना चाहिए, और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान मैं कहूँगा इसमें कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लोग जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये इम्यून रिएक्शन है, और इम्यून रिएक्शन नेचुरल थिंग है, और इम्यून रिएक्शन होना अच्छी बात है। और जो सिम्टम्स जो उन्होंने शायद ये पूछा है, तो सिम्टम बेसिकली फ़ीवर, ये भी लो ग्रेड फ़ीवर, कुछ लोगों को हाई ग्रेड फ़ीवर आ सकता है, सर में दर्द होना, हल्का सर में दर्द होना, बॉडी एक होना, जॉइंट्स का एक होना, फटीग होना, और उसकी थकावट महसूस होनी। लेकिन ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। मैक्सिमम 1 वीक, उससे ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक कॉमन सिम्टम ये है कि जहाँ आपको वैक्सीन लगेगी उसमें थोड़ा सा पेन या टेंडरनेस वो कुछ दिन तक रहेगा। ये तो कॉमनेस्ट है, ये हर वैक्सीन के साथ है। कुछ लोगों को ये भी नहीं होता है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम है कि आपको पेन लेफ्ट आर्म में या राइट आर्म में, जहाँ भी आपने लिया है वैक्सीन साइट पे, थोड़ी सी स्वेलिंग या पेन रहेगी। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी ठीक है, तो फ्लोर ओपन करते हैं। अगर कोई हजरात पूछना चाहें यूजिंग देयर माइक्रोफोन, so please हम एक unmute सवाल your पूछना चाहते हैं। microphone, you may turn your video। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी जी, पूछें। जी ये सबसे पहले तो कि आपने ये जो सेशन अरेंज किया है जी हम लोगों के लिए, ये इट हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल, और दैट टू इन द मंथ ऑफ रमज़ान, अफ्तार के बाद ये वक्त निकाल करके आपने जो अरेंज किया, रियली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मोस्ट Hats वेलकम, off to you. माय प्लेजर, माय प्लेजर। हैट्स ऑफ यू। और हम चाहेंगे कि इसी तरह के सिमिलर वेबिनार्स इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़े तो हम लोगों के बीच आप आएँ और इसी तरह से इंटरैक्ट करें। जी जी, अब मेरा बिल्कुल सवाल बिल्कुल। आपसे ये है डॉक्टर साहब कि जी। एक सवाल जो कॉमन किया जा रहा था कि वेदर वी शुड टेक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में बताया कि कोविशील्ड में 0.00001% जो है वो क्लॉटिंग के चांसेस उसमें देखे गए, जी कोवैक्सीन का ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया, नहीं, लेकिन जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो कोविशील्ड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। तो बिल्कुल। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर डॉक्टर सैयद रज़ा इंडिया में होते और उन्हें इन दोनों को वैक्सीन में अगर सेलेक्ट करना होता तो वो क्या करते? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। तो इसका बहुत ही सीधा साधा जवाब, ये जो जवाब मैं ऑलरेडी शायद दे चुका हूँ कि इस वक्त जो हालात इंडिया में ये है, क्योंकि आपने इंडिया की बात की और डॉक्टर सैयद रज़ा इस वक्त इंडिया में होते, तो मैं ये बता दूं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स एट द मोमेंट। तो हम लोग सब बेगर्स हैं इस वक्त, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो इसलिए जो आपको मिल रहा है इस वक्त, जो आपको दे दिया जाए, जो मुझे मिल जाता उस वक्त, कोविशील्ड मिल जाता है, कोवैक्सीन, जो भी मिल जाता है इजीली, वो मैं ले लेता। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा जवाब और बहुत वेलकम बहुत वेलकम शुक्रिया। वेलकम। मोइजुद्दीन साहब का एक क्वेश्चन है, इज कोविड-19 नेचुरल और मैन मेड? ये वायरस मैन मेड है कि कोरोना वायरस की बात करें या वैक्सीन की बात कर रहे हैं? ये कोविड-19 इन्होंने लिखा है, इज कोविड-19 इज नेचुरल और मैन मेड? आई थिंक वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं। वैक्सीन तो ऑब्वियसली मैन मेड है, लेकिन ये शायद कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस ये मैन मेड है या फिर ये नेचुरल है?
नहीं, ये मेरे ख्याल से ये गलतफहमी है, मिथ है अगेन। काफ़ी टाइम तक ये मिथ चलता आया है, और मेरे ख्याल से ये मिथ के लोगों को अभी यही समझ रहे हैं ये लोग कि ये शायद मिथ, ये फैक्ट है। तो ये बिल्कुल मिथ है। ये कोविड वैक्सीन कोई मैन मेड नहीं है, कोई लेबोरेटरी में ये नहीं बनाया गया है, ये चाइना नहीं प्रोड्यूस किया गया, ये वुहान सिटी से नहीं आया है, इसे लेबोरेटरी से नहीं आया है। तो ये नेचुरल है ये वायरस। एक नया मैसेज आया है, मैं देखता हूँ। जी यस कोविड-19। अच्छा ठीक है। अब मैं क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा अगर इफेक्टेड हो जाता है कोरोना से, जी और उसको ये पता चलता है टेस्ट कराने के बाद कि वो इफेक्टेड हो गया है, और उसके बाद जो है वो रिकवर करता है, तो रिकवर करने के बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर जाती है। जी और जैसा कि मुझे पता है कि ये जो वैक्सीन है ये इनएक्टिव एंटीजन है, ये या तो कोरोना वायरस को डाला जाता है या उसके किसी पार्ट को डाला जाता है वैक्सीन के रूप में, जिसके अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीबॉडी बना लेती है। तो कोई आदमी को नेचुरली अगर वो कोरोना से सफ़र कर जाता है और उसके बाद एंटीबॉडी उसके बॉडी में डेवलप कर जाती है, टेस्ट से मुझे ये पता चल जाता है, तो क्या फर्दर उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि एंटीबॉडी तो दोनों कंडीशन में बनती है। जी जी, ठीक है। तो नहीं, अगेन ये मेरे ख्याल थोड़ा सा डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। तो देखें, अगर किसी को कोविड हो गया है तो जाहिर है कि वो कि फॉरेन सब्सटेंस है या फॉरेन पार्टिकल कह लें, तो आपकी इम्यून रिएक्शन जो है अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो एंटीबॉडी बनाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी आपके बॉडी में। तो डिपेंड करता है कि आपकी एंटीबॉडी कितनी बनी, और डिपेंड करता है कितनी आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट लेवल ऑफ एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी आपकी कितनी बढ़ी है उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी वो एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहेगी। इन अदर वर्ड्स टू से कि आपको वो कितने दिनों तक प्रोटेक्शन दे पाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी एंटीबॉडी कितनी बनी। अब आप ये सवाल मुझसे करें कि ये कैसे पता लगेगा कि मेरी एंटीबॉडी कितनी बनी मेरे कोविड इन्फेक्शन के बाद, तो उसका जवाब ये है कि मेज़रमेंट्स हैं। ठीक है, आप लैब में चेक करवा सकते हैं आपकी एंटीबॉडी कितनी बनी। अच्छा, जो एंटीबॉडी जो है, दो तरह की एंटीबॉडी है। एक तो एंटीबॉडी है वो देखने के लिए कि आपको जो कोविड हुआ या कोरोना इन्फेक्शन हुआ, और उसकी एंटीबॉडी चेक करनी है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड एन एंटीबॉडी। ठीक है, और वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी होती है, एस एंटीबॉडी होती है वो। एन एंटीबॉडी, एन फॉर नवंबर, और एस एंटीबॉडी, ये दो अलग अलग एंटीबॉडीज़ हैं चेक करने के लिए कि आपकी कितनी एंटीबॉडीज़ बनी। तो अगर किसी को कोविड हो गया, वो अपनी एंटीबॉडी चेक करा ले, फ़ौरन तो नहीं, कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम दे, फिर एंटीबॉडी चेक कराए कि कितनी एंटीबॉडी उसके पास है। तो नेचुरल इम्यूनिटी अगर है उसकी अच्छी, तो उसकी एंटीबॉडी विल बी एट ए सफिशिएंट लेवल सो दैट ही कैन डिले द वैक्सीन फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, और जैसा मैंने पहले कहा कि जो गाइडलाइंस है अभी कि अगर किसी को कोविड हो गया तो वो दे आर सिक्योर्ड और सेफ अप टू 3 मंथ्स। हाँ, तो आप 3 मंथ्स तक सेफ हैं, उसके बाद आप वैक्सीन लें 3 महीने के बाद कोविड होने के बाद। अच्छा, इसी पे मैं दूसरा भी मैं इस पर बताता चलूँ, किसी ने पूछा नहीं है अभी, लेकिन आई एम श्योर पीपल नो इट। लेकिन ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि चूँकि अभी बहुत से लोग अभी वैक्सीन लेंगे, कि एक बार आपने वैक्सीन ले ली, पहली डोज, तो आप अपने आप को इम्यून ना समझें कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है और आपको इन्फेक्शन कोविड नहीं होगा। तो फर्स्ट डोज़ है वो बहुत ही हल्का सा, ये ट्रिगरिंग डोज़ है। ये समझ लें कि आपको आपकी जो इम्यूनिटी है थोड़ा सा उससे हल्का सा झटका लगता है, जो सोई हुई इम्यूनिटी हो थोड़ा सा उसे जगाता है वो, तो इसलिए वो ट्रिगर।
तो ट्रिगर होता है आपके इम्यून सिस्टम, थोड़ा जग जाता है, सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी एंटीबॉडी बढ़ती है, वो परसिस्ट करती है। लेकिन जो दूसरी एंटीबॉडी मिलती है आपको, जो मिलेगी शायद 8 हफ्ते 12 हफ्ते, शायद कोविशील्ड यहाँ पे 3 हफ्ते है फाइजर, तो वो ट्रिगरिंग एंटीबॉडी होती है, सॉरी वो बूस्टर एंटीबॉडी डोज है, बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज इज़ मच मोर इफेक्टिव दैन द ट्रिगरिंग डोज। वो जो एंटीबॉडी मिलेगी उसमें शायद सिम्टम्स भी आपको ज़्यादा हो, इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिएक्शंस उसमें ज़्यादा हो, फीवर पर ज़्यादा है, और उसमें जो एंटीबॉडी वो है जो जंप करेगी, दैट विल गो अप। वो कर्व आपका यूँ चल रहा होगा तो बिल्कुल यूँ हो जाएगा, एंड दैट एंटीबॉडी विल परसिस्ट। और अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी पर्सनल इम्यूनिटी कितनी है, कौन सी वैक्सीन आपने ली है, क्योंकि तरह तरह की अभी वैक्सीन हैं, तो वो परसिस्ट कर सकता है। मिनिमम लोग कह रहे हैं कि फॉर 6 मंथ्स, मिनिमम फॉर 6 मंथ्स, इट मे बी मोर, इट मे बी अप टू 1 ईयर, लेकिन मिनिमम तो ये है कि 6 मंथ्स तक वो रहेगी। अच्छा, उसमें चीज़ ये है कि दूसरी डोज लेने के बाद आप किस वक्त अपने आप को थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने सेकंड डोज ली और आपने मास्क उठा खोल के आपने घूमना शुरू कर दिया, नहीं। तो 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स ये है कि आपकी एडिक्वेट एंटीबॉडी बन गई होगी। अगर आपको एंटीबॉडी चेक करना है कि वैक्सीन के बाद कितनी बनी है, इट्स नॉट आफ्टर द फर्स्ट डोज, इट्स आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द सेकंड डोज। 2 वीक्स आफ्टर द सेकंड डोज आप चेक करेंगे एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी चेक कर लें, देन यू विल बी लिटिल बिट अश्योर्ड कि आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी हो गई है, नाउ यू आर लिटिल बिट सेफ एंड सिक्योर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सैयद ताबिश आलम का। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड? तो ये लगता है बता भी दिया आपने। हाँ, ये मैंने ये बताया, डिपेंडिंग ऑन योर ओन इम्यूनिटी और डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है, तो इट कैन बी एनीथिंग अबाउट ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स। एक बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल है, सर, वाई पेशेंट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन? जी फिर से बताएं, इन्फेक्शन आफ्टर द सेकंड डोज ऑफ। सर, वाई पेशेंट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन, यानी कि दोनों डोज लेने के बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है। सही नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रैक्टिकल सवाल है, ये देखा भी जा रहा है, बहुत से पेशेंट्स में देखा जा रहा है, ये बहुत से लोगों में देखा जा रहा है, पेशेंट्स में नहीं कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों में देखा जा रहा है कि सेकंड डोज लेने के बाद भी कोविड हो गया। और शायद यही वजह है कि इस गलतफहमी का बहुत से लोग शिकार हुए, और यही वजह है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया, ये वो डर गए हुए, और कहने लगे कि क्या फ़ायदा है कि आपने 2 डोज वैक्सीन का भी ले लिया, खुद वो झेले, खुद बुखार हुआ, साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए, और फिर आपको कोविड भी हो गया, तो आपको मिला क्या? तो ये अगेन अवेयरनेस का सब्जेक्ट बनता है, ये टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस ऑन दिस। और ये अगेन मिथ है, ये गलतफहमी है कि आपको कोविड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये जो है कि इन्फेक्शन, कोविड में जब कहूँ कि इन्फेक्शन, अगर आपने 2 डोज किसी वैक्सीन का ले लिया है तो आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं हुए। आप कितने प्रोटेक्टेड हुए? सिर्फ 60 to 70%, ठीक है। तो 30 to 40% यू स्टिल हैव द चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन, इवन आफ्टर द सेकंड डोज। और ये सारों वैक्सीन के साथ है, मैं किसी एक वैक्सीन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किसी भी वैक्सीन के बाद 30 to 40% चांस है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। बट द पॉइंट इज़ दिस कि अगर आपको कोविड हो गया तो आपको डिज़ीज़ सीवियरिटी जो सीवियर डिजीज़ है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगे, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगे, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए खुदा खास्ता, और कुछ लोगों की जो डेथ हो जाती है वो, तो ये सब चीज़ों से वैक्सीन बचाएगा आपको। यही समझने वाली बात है कि वैक्सीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्फेक्शन से तो 100% वो नहीं बचा सकता, 60-70% ज़रूर बचा सकता है, लेकिन हाँ ज़रूर डेथ से ज़रूर बचा सकता है, वो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ से ज़रूर बचा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन से ज़रूर बचा सकता है, ऑक्सीजन
जो लोग अभी जो बिल्कुल जो बीमार वो चल रही है, जो कहते हैं इंडिया में ऑक्सीजन के लिए, वो सिचुएशन है अभी, वो सिचुएशन आपकी नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कोई किसी और वजह से आप डिटोरेट कर जाए, आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है साथ में, तो सीवियर हार्ट की कंडीशन है जो, और किडनी की प्रॉब्लम है जो ट्रिगर हो जाए कोविड से, और डिस्पाइट वैक्सीनेशन आप डिटोरेट कर जाएं, वो बात अलग है। अगर आप एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल हैं, कोई सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ नहीं है, और आपने वैक्सीन ले ली है, देन आई शुड टेल you that you should be reassured almost 100% that you're not going to hospital, you will not deteriorate severely, and you will not die. अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में किसी तरह का अगर सवाल चल रहा हो तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछें काइंडली। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम दीपक है। जी, good अगर evening. किसी कारण से बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे पाइल्स के केस में या किसी और कारण से, तो क्या वैक्सीनेशन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई मनाहट नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल ले सकते हैं। और कोई सवाल करना चाहें? एक मैं माइक्रोफोन अनम्यूटेड देख रहा हूँ। संजय कुमार जी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहें? अगर इफ यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड प्लीज आस्क बिफोर वी क्लोज। वैक्सीन से रिलेटेड हो या कोविड से रिलेटेड हो, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग संदीप कुमार जी। सर मतलब सर नॉर्मल एंटीबॉडी जो ऐसे इम्यूनिटी जैसे हेल्दी पर्सन है तो उसका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा सर, तो उसमें जो सर आफ्टर वैक्सीनेशन सर कोविड वैक्सीनेशन, जी जी, तो सर उसमें किस तरह का सर एंटीबॉडी बनता है सर? कोविड वैक्सीन के बाद? जी सर। हाँ, तो देखें, जो जो नेचुरल इम्यूनिटी है लोगों की, बहुत शुरू में मैंने बताया था कि कोई आसान तरीका नहीं है बताने का कि किसकी कितनी इम्यूनिटी है। ठीक है, यहाँ ये ज़रूर हम लोगों ने देखा है कि इम्यूनिटी हर हर इंसान की अलग अलग है, मुख्तलिफ है। मसलन मेरी इम्यूनिटी अलग होगी, आपकी अलग होगी, फजल साहब की अलग होगी, निहाल साहब की अलग होगी। जी। तो किसी दो की इम्यूनिटी सेम नहीं होगी। एक तो पॉइंट नंबर 1 है। लेकिन यह भी आप ध्यान रखें कि कोई ऐसा आसान तरीका नहीं है, कोई हमारे पास थर्मामीटर या कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम इम्यूनिटी चेक किया कर सकें, जैसे इम्यूनोमीटर हम कह सकें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमें खुद पता नहीं है हमारी इम्यूनिटी है भी कि नहीं है, स्ट्रांग है, वीक है, नोबडी नोज। तो ऐसे हाल में आपको वैक्सीन अगर मिल रही है तो वैक्सीन तो लेना ही लेना है। और आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ेगी, कितना बॉडी आपका रिस्पॉन्स करेगा एंटीबॉडी वैक्सीन के बाद, वो भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर की जो बॉडी जो इम्यून सिस्टम वो अलग अलग है, लेकिन कुछ इम्यून रिस्पॉन्स तो ज़रूर होगा। और इतना इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा कि आपको सिवियरिटी ऑफ डिजीज से ज़रूर बचाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन से ज़रूर बचाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। सर एक क्वेश्चन और है, जो न्यूली मदर बनी है, मतलब डिलीवरी हाल में हुआ हो,
जी जी या फिर न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन, इस दोनों को लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, वही मैंने वैक्सीनेशन? पहले कहा था कि जो पहले गाइडलाइंस नहीं थी कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन ले सकते या नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रायल्स में इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो जो ट्रायल के दौरान ही जो कुछ पेशेंट्स थे या जो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स थे, वो लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, अराउंड 5%। तो उनमें कोई किस्म का वो नहीं देखा गया कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई हो या फीटल डेथ हुई हो या फीटस में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो वो इंटायरली सेफ है वैक्सीन प्रेगनेंसी में, एंड सेम गोज अच्छा, फॉर और लैक्टेटिंग मदर्स। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जी, till such time I am not vaccinated, how can I boost my immunity? तो अगेन देखें, ये सारा कुछ सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और इसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं है हाउ टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें अभी जो है कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि विटामिन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बी कॉम्प्लेक्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, या विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, या काढ़ा पी लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ग्रीन टी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तरह तरह के वगैरह वगैरह बहुत सी सारी चीज़ें हैं इसमें। रिसेंटली मैंने ये भी देखा कि इसने नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया है। तो कोई हार्ड फैक्ट्स नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन या एविडेंस बेस्ड हो। तो मैं बस यही पे अवेयर करना चाह रहा हूँ कि आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी, किस चीज़ से बढ़ी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बस इस वक्त यही मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ा सकती है, तो वैक्सीन ज़रूर लें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. जी Sir, संजय today जी। I received the one video in my WhatsApp group. Okay, that according to that, vaccination is not safe during the pregnancy. It is as such given in that. You received in WhatsApp group the vaccine is not safe in pregnancy. Yeah, Now, again, this is not true because people. sir, if you provide me your WhatsApp number, then I will send you the that video. Sure, I will after this. But Okay. just let me give you the fact that it is untrue. Although जो मैंने पहले explain किया है कि yeah, how much truth or how much truth in this video, I don't know, but before saying that, sir, my request to you is this, that at least you see that video so that some sure, conclusion will. Okay. sure. And one more thing, sir. Sputnik, the Russian vaccine, and one vaccine is from Zydus, Jado D. Okay. These two vaccine is coming soon. Okay. Is in the market. Okay, but from Zydus company, there is one vaccine. It is OD dose. It is OD dose. Okay, and percentage of efficacy for these two vaccine is more than 90%. Okay. So the second vaccine, which one did you mention? What is the name of the second vaccine? First one is Russian vaccine Sputnik, and second one is Zydo VD. It's from Zydus. No, this is made in developed in which country? You're not talking about Johnson and Johnson, are you? No, I'm talking about Zydus. Zydus Cadila. अच्छा, ये indigenous है, this made in India. Yeah. Okay. And its dose is OD. Okay. So just let me tell you, the Zydus, the new vaccine which you are talking about, I don't have any facts, figures, or any data about this vaccine, but I can tell you about the Sputnik. So Sputnik is a vaccine that obviously is made in Russia. Russia, yeah. Yeah, it's developed in Russia, and now again the vaccine has been developed by using adenovirus from chimpanzee.
Mm-hmm. So this is adenovirus from chimpanzee-based technology. Mm-hmm. Now, initially, when this vaccine was being given to people, first they gave Mm-hmm. to their own Russian army and so on. But Mm-hmm. this was being given even when the phase 2 trial results were not announced. So they did not have any data at that time when they started to give the vaccine. Mm-hmm. And for a long time, this vaccine came under the microscope of the authorization institutes, Mm-hmm. whether this vaccine is efficacious and whether it is safe. So there was some problem in gaining confidence of the few authorities, I would say, even few Mm-hmm. countries, like for example Brazil. Okay. So it refused to get the Sputnik. Now, very recently, it is again, it's in the press that Sputnik has produced its trial results. It has been published in the journal Lancet very recently, and has claimed an efficacy of up to 90%. Yeah, more than 90%. 90, Yeah. 90. Yeah. Yeah, maybe 91 or 92, something like that. Yeah, 92 perhaps. something around 91%. Yeah. And from Zydus, actually, Zydus people, they are now, right now they are using this vaccine to giving their employee. Okay, in terms of sample. Okay, they provide it to their employee, and they're using to give it to them. Okay. Yeah. So Zydus, as I said, I have no information. I have no data. So if you want to this, then I will provide it to you. Yeah, no issues. Thank you. Okay. So Thank what you. is the efficacy of this Zydus? More than 90%. Okay. And dose is only OD once daily dose. No, once in a. Yeah, one dose. Actually, one dose. Single dose. Single dose. Yeah, single dose. Yeah. Yeah. So unfortunately, as I said, I don't have any information on this. If anybody else in the audience has heard of this, has got any experience, so I'm not sure. So if you would like to get the details of this, then I'm ready to provide to you. Sure. Let us finish this webinar, then probably I'll give you my contact. Okay. Thank you, sir. Okay, any other question before we wrap up and finish? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, my question is that is it okay for a person or for a TB or typhoid patient to get vaccinated? Yes, again, depends on Asfia. If you're talking about a TB, active TB, currently infected, active typhoid. So if they are active, they're still infected with the current infection, then no, they should not get the vaccine. But if they have recovered fully, then yes, they should get vaccinated. So for TB, it takes around 9 months for full recovery of the patient. So after what time? No, full recovery is different. So active TB, when you can still see those tubercular bacilli, and if patient is still symptomatic with the fever and everything else. So that is the period I'm talking about. So that phase is acute phase. It does not last for more than 2 months. So if that being the case, then yes, they should not get the vaccine. But beyond that, it should be okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, Assalam, sir. Walaikum salam. Sir, Muizuddin from Patna, sir. Ji. Sir, first of all, sir, a lot of thanks, sir, for such a meaningful and amazing session. It is very informative. And sir, I would like to request you, sir, to kindly organize such webinar on other disease, which is also assuming the form of epidemic like diabetes in many countries like India. So it will be very useful for us also, sir. Sure. By all means. I do some from time to time. Basically, I cover most of the things, cardiology part, then the diabetes, hypertension, lifestyle changes. Sir. So, no, sure, we will do something like that. Sir. A lot of thanks, sir. Sure. Most welcome. My pleasure.
तो फजल साहब, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी क्लोज? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ये सेशन चला है और हम लोगों को, सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन था अबाउट वैक्सीन, ऐसे तो कन्फ्यूजन नहीं था, सारे लोग ही रेडी हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन जो भी इससे रिलेटेड जो सवालात थे जिसको आपने बहुत अच्छे से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को समझाया है, इसके लिए हम लोग सारे लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस वेबिनार के लिए और बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, माय प्लेजर, माय प्लेजर। अब मुझे लगता है कि सेशन को ऑफ किया जाए। अगर कोई सवालात हैं, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी भी हम लोग मौका दे रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन और अगर आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ सवालात हैं तो आप क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ फिर हम लोग समझेंगे कि नहीं, आप लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हैं और वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये यही हथियार है हमारे लिए जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। कम से कम इस चीज़ का तो कम से कम कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो अपनी इम्यूनिटी को मैंने कुछ बूस्ट कर लिया है। लेकिन फिर भी हम लोगों को सारे प्रिकॉशन को लेना है, मास्क यूज़ करना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी करना है, सारी चीज़ को करना है, लेकिन वैक्सीन को लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि फजल साहब ने कहा कि आप तैयार हो जाएं और वैक्सीन मेरे ख्याल से 1 मई से अबव 18 लोगों को मिलने जा रहा है, तो कोई शक शुबा ना रखें अपने दिमाग में और बिल्कुल आप तैयार हो जाएं वैक्सीन लेने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये भी उम्मीद है कि आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे। और आखिर में यही दुआ है कि बस ये कोरोना एक पैंडमिक जल्द से जल्द ख़त्म हो और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड ट्राई टू अडहेयर टू द प्रिकॉशंस, द गाइडलाइंस गिवन बाय WHO फॉर मैनी मंथ्स के मास्क पहने और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। तो ये वैक्सीन लेने के बाद भी आपको इसकी सावधानी बरतनी है। So with that, I thank you very much all participants, viewers who joined. It must be quite late at night in India. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you so much. Thank you very much, Dr. Shakil. Thank you very much. Thank you, Anurag. Thank you. Thank you, sir. Thank you.